चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और ऐसा है प्यारे बच्चों कि लास्ट क्लास को थोड़ा सा एक दफा रिकॉल करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन करना शुरू की थी और डिस्कशन कुछ इस तरह से थी कि मैंने आप लोगों को ये बात कही थी, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी थी पीआरसी के हवाले से। ऐसे ही फिर इसके बाद हमने बात करना शुरू की थी चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना बिजनेस के हवाले से, तो देखिए बिजनेस में आप सबको एक बात का बड़ा बेहतर तरीके से अंदाजा होगा कि बिजनेस हम करते क्यों हैं, किस रीजन के। प्रॉफिट की वजह से। खुद डर के कहाँ से आवाज तो प्रॉफिट की वजह से करते हैं। अब प्रॉफिट में बिजनेस करने के लिए आप बहुत से तरीकेकार अपनाते हैं ना, तो एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है या बिजनेस क्या चीज है, हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल ली थी। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि भाई एक बंदा है, वो कहीं से जूते या जैकेट पसंद आ जाते, ऐसी बात की थी हमने। तो देखें, बिजनेस का तरीकेकार कुछ यही है कि बिजनेस क्या करता है, चीजों को एक्सचेंज करता है, गुड्स और सर्विस को। जैसे आपके घरों में पहले ट्यूशन वाले टीचर्स पढ़ाने आते होंगे, कारी साहब पढ़ाने आते होंगे, आप जाते होंगे ट्यूशन वालों के पास पढ़ने, आप यहाँ आए, तो ये भी एक सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस है ना, कि आप सर्विस ले रहे हो, उसके लिए पैसे दे रहे हो, और हम सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए पैसे ले रहे हैं। यही हमारा तरीकेकार है। फिर जितने पैसे आप लोगों से आते हैं उसमें से कॉस्ट कटिंग होती है और पता चल जाता है इदारे का प्रॉफिट है कि लॉस है। हमारे पास, यानी अगर मैं इस बात को एक और अंदाज में समझाऊं आपको, तो एक ओनर की जो इंटेंशन है ना, वो दो तरह की होती है। या तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड इंटेंशन रखेगा, या वो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड इंटेंशन रखेगा। क्या मतलब है, जरा गौर से सुनिएगा मेरा बेटा। देखो, हर बंदा तो कारोबार इसलिए नहीं करता, सॉरी कारोबार का वर्ड गलत यूज कर दिया। हर बंदा काम इसलिए नहीं करता कि मुनाफा कमाए। कुछ लोग काम करते हैं लोगों की फलाह के लिए, लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, लोगों की केयर करने के लिए। जैसे एदी है, जैसे छिपा है, सिलानी है, जीडीसी है। इन इदारों के खुलने के पीछे का पर्पस क्या है? लोगों की खिदमत करना। अब आपने मसाजिद में देखा होगा कि कुतुब खाने बने होते हैं। टोपी वाला टोपी बेच रहा होता है, मिसवाक वाला मिसवाक। मस्जिद के अंदर के लोग, कुरान पाक का हदिया दिया जाता है, दीनी किताबें सेल की जाती। तो मसाजिद में कुतुब खाने जो आपने अगर देखे हो अक्सर, तो उन कुतुब खाने का पर्पस क्या है? खोलने का पर्पस क्या? कमाना? नहीं। उन कुतुब खाने के खोलने का पर्पस ये है कि यार इनसे जो पैसे आए ना, उससे एटलीस्ट हम क्या कर सके, मस्जिद के जो एक्सपेंडिचर है ना, उसको निकाल सके। क्योंकि बार बार हमें डोनेशंस, फंड्स, इनकी जरूरत ना पड़े। तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, खुद मुख्तारी आ जाए। हम थोड़ा अपने आप को सेल्फ फाइनेंस करने की कोशिश करें। तो इसके लिए अगर आप वहां पर उनकी शॉप्स देखें, तो उनकी शॉप खोलने का पर्पस या उनके उस प्रोडक्ट के रेट रखने का पर्पस प्योर बिजनेस नहीं होता। उनका पर्पस क्या होता है कि भाई मैं यहाँ पैसे इसलिए कमा रहा हूँ ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं थोड़ा सा अपने इदारे को बेहतर तरीके से, उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मेंटेन कर सकूं। सिंपल सी बात है, हर एक इंसान का हक है। तो हमारे पास दो तरह की चीजें हैं। एक प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी कि मेरा मकसद बिजनेस स्टार्ट करने का क्या है, पैसा ही कमाना है।
या मेरा किसी काम करने के पीछे मकसद क्या है कि यार मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है, मेरा मकसद क्या है कि यार मैं लोगों की खिदमत करूं। यहां तक तो किसी को समझने में कोई मसला नहीं है ना। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जितने बिजनेस देख रहे हो, इन इदारों के अलावा जिनके अभी हमने नाम लिए, इन इदारों के अलावा अगर एक पान का खोखा भी खोलते तो उसका पर्पस प्रॉफिट है ना, कोई फलाई काम तो करना नहीं है। अब होता यह है कि यहां पर हमें दो बातें समझनी। एक चीज है जिसको हम कहते हैं सेक्टर। हमारे पास दो तरह के सेक्टर होते हैं। एक पब्लिक सेक्टर होता है बेटा, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। एक पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इदारा, यानी कहने इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि इस सेक्टर के अंदर जितने भी कारोबार आते हैं, एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत से लोग आ गए, तो सेक्टर की अम्ब्रेला में, और कौन सी सेक्टर की? पब्लिक सेक्टर की अम्ब्रेला में जितने भी लोग आएंगे, उन तमाम लोगों को, यानी लोग से मुराद है बिजनेस, उन तमाम बिजनेसेस को ओन और गवर्न, ओन और गवर्न कौन करेगी? गवर्नमेंट इटसेल्फ। रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। पब्लिक सेक्टर के अंडर जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, उन तमाम इदारों को गवर्न और ओन कौन करेगा? गवर्नमेंट इटसेल्फ। ओन का मतलब ओनर कौन होगा? उसका गवर्नमेंट होगी। गवर्न का मतलब उसकी देखभाल, उसके ऑपरेशंस के अंदर जितने मामलात हैं, उनमें जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, उनमें जो टेक्टिकल मूवमेंट्स हैं, वो तमाम की तमाम कौन डील करेगा? ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर की अम्ब्रेला में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी इदारे आएंगे, वो तमाम के तमाम इदारे, वो तमाम के तमाम इदारे ओन और गवर्न बाय लाइक अस इंडिविजुअल, हमारे और आपकी तरीके के लोग होंगे। जैसे इदारा, जैसे कोई भी दुकान देख लो, कोई भी दुकान ले लो, फूड पैंडा ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेकिन आप जिना हॉस्पिटल नहीं ले सकते, आप SIUT नहीं ले सकते, आप एयरपोर्ट नहीं ले सकते। तो बहुत से ऐसे इदारे हैं जिसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल ओन और गवर्न नहीं करता। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का फर्क पता चला कि ओनर पब्लिक सेक्टर में कौन होता है मेरे बच्चे, और प्राइवेट सेक्टर में कौन होता है? उससे संभालता कौन है? पब्लिक वाले को, गवर्नमेंट। और इसे कौन संभालता है? मेरे और आप जैसे लोग। याद रखना, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं बेटा, अभी तक मैंने कुछ एक वर्ड बोला है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली सबकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो टेक्टिकल मूवमेंट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अभी तक दी नहीं है, मैंने वर्ड यूज किया है। थोड़ा सा वेट करें, अपने वक्त में मैं इसको समझाऊं, ठीक है बेटा? जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, उन तमाम पब्लिक सेक्टर का जो पर्पस है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। समझो हाँ बात। जितने भी पब्लिक, जितने भी हुकूमती इदारे हैं, उनका मकसद कभी भी कमाना नहीं होता। उनका मकसद हमेशा लोगों की खिदमत करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों से पैसे ना ले। रिपीट करूंगा, जितने भी हुकूमती इदारे हैं, उनको चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। उनके उन इदारों के बनने का मकसद लोगों की फलाह करना, लोगों का ख्याल करना, लोगों की जिम्मेदारियां का पूरा करना। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उनसे पैसों की उम्मीद ही ना रखे, पैसे ले सकते हैं। जिना में ऑपरेशन कराने के 5 लाख है, प्राइवेट में 12-15 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिना वाले बोलेंगे, जिना वाले हर किसी को तो नहीं फी सबिलिल्लाह करते हैं ना, एक सर्टेन क्राइटेरिया वालों को देते हैं ना, कि भाई क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर की अपनी फीस है,
मशीन्स चलती हैं, वो जगह का रेंट है, बिजली है, वो कौन पूरा करेगा? तो पैसे जरूर लिए जाते हैं, लेकिन उन पैसे, वो पैसों की अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती कि उसमें से प्रॉफिट भी रखें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक किताब, नॉर्मल किताब जो है, आप अगर लेने चले जाओ लिबर्टी से एक किताब, क्योंकि वो ओरिजिनल किताब देते हैं, उसके पन्ने थोड़े अच्छे होते हैं, मतलब थोड़ी खूबसूरत किताब होती है, तो 2000, 2500 रुपए, 1200 रुपए, इस तरह की। लेकिन अगर यही किताब लेने जाओ उर्दू बाजार से, तो आपको 300-350 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को बुक पढ़ने का शौक होगा तो आपको पता है कि यार कहाँ डील लगती है बुक्स पे, के 1200 पे 5, इस तरह की बुक्स पे डील लगती है ना। और आजकल तो इंस्टा पे बहुत से पेजेस आ गए कि जो इस तरह की बुक्स के डील निकाल। लेकिन जब आप उनसे बुक्स मंगवाओ तो उनकी क्वालिटी बिल्कुल ऐसा होता है, फोटो कॉपी वाली होती है, और फोटो कॉपी ही होती, कोई ओरिजिनल वाले तो पेजेस होते नहीं है। तो उन इदारों का मकसद क्या होता है? पैसे तो लेते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं लेते कि आप बोलो कि यार ये तो नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा पैसे लेने का। उनका मकसद क्या होता है बेटा? कि यार उनके नॉर्मल एक्सपेंडिचर तो कवर हो, यानी जो खर्चे हो रहे हैं वो तो नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी लगती है, 2 ट्यूशन लगते हैं, वो बोलते हैं भाई मैं आपको महीना है ना 2 बच्चों के पढ़ाने के 4000 रुपए दूँ। तो आप 2 मिनट के लिए सोचोगे, यार मेरा महीने का खर्चा साला 8000 रुपये, मुझे मिलेंगे 4000 रुपये, और उसमें मैं एडिशनल जा रहा हूँ, मुझे बचेगा क्या? तो आप क्या बोलोगे? चलो यार तुम मुझे 10,000 नहीं दो, मुझे 8,000 तो दो, कि मेरा जो आने जाने का खर्चा है, बाकी खर्चा है, वो तो निपटे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने फी सबिलिल्लाह पढ़ाना शुरू कर दिया। आपने फॉर द टाइम बिंग आप प्रॉफिट नहीं रख रहे। तो ये जितने भी पब्लिक सेक्टर है वो कहते हैं कि भाई हम लोगों की खिदमत के लिए आए हैं, क्योंकि हुकूमत का काम है। तो जितने भी वो इदारे जो हुकूमत के अंदर फॉल करते हैं, हम कहते हैं कि भाई वो इदारे कभी भी प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, वो हमेशा कौन से होते हैं? नॉन प्रॉफिट। क्या ये बात क्लियर हो गई अब? तो इसका मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड इदारे कौन से होंगे? प्राइवेट सेक्टर। अब यहां पर ना बड़े गौर से बात सुनने की है कि यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर हैं, इनको ऑप्शन है, इनको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप चाहते हो प्रॉफिट ओरिएंटेड बनना तो बन जाओ, और अगर आप चाहते हो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बनना तो भी बन जाओ। वापस रिपीट कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। एक प्राइवेट सेक्टर में मेरे और आप जैसे लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब कोई भी काम करते हैं, तो हमें ये ऑप्शन होता है कि क्या जो हम ये काम कर रहे हैं, क्या इससे कमाना चाहते हैं या इससे लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। गवर्नमेंट हम पे ये ऑप्शन छोड़ देती है, भाई आप डिसाइड कर लो, मैं किसी को क्या बोलूं। तो अगर प्रॉफिट की जगह पे जाएगा तो गवर्नमेंट उससे क्या लेगी मेरे प्यारे बच्चों? टैक्स। अगर मैं आप प्रॉफिट की तरफ निकलेंगे तो उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? टैक्स की बिना पे, कि जो हम कारोबार करेंगे उसमें जो मुनाफा होगा उसकी एक सर्टेन अमाउंट कहां दे दी जाएगी? टैक्स वालों को दे दी जाएगी। यहां तक तो किसी को कोई मसला नहीं आ रहा ना। मैंने अभी तक जो बातें की हैं वो एक नॉर्मल लाइफ की बातें, कोई ऐसी आसमानी सुल्तानी बातें नहीं है। यहां तक क्लियर है? एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं। जितने भी वो इदारे जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन वो अपने ऑप्शन में नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड की डगर पे चलते हैं, तो गवर्नमेंट उनको एक आवाज लगाती है और कहती है कि देख, इस पर्पस के लिए ऑलरेडी हम एग्जिस्ट करते हैं, इस पर्पस के लिए ऑलरेडी हम एग्जिस्ट करते हैं, तू क्यों आ रहा है? तेरे पास तो ऑप्शन था, तू प्रॉफिट कमाता और टैक्स देता, तूने यहां पर जाना क्यों नहीं सही समझा? तो इसने बोला कि हर काम आप भी थोड़ी कर सकते हो। अब डोमेस्टिक वायलेंस होगा कि आप बचाने आओगे? क्या एम्बुलेंसेस की जरूरत होगी ज्यादा तो आप करोगे? तो कुछ काम तो हमें भी तो करने हैं ना। तो गौरव वाला बात तो सही है,
लेकिन गवर्नमेंट ने बोला भाई देख बात सारी ये है कि तुझे ये ऑप्शन देने के पीछे पर्पस पता है क्या था? बोला क्या? बोला देख अगर तू प्रॉफिट कमाता तो तेरे प्रॉफिट में से मैं हिस्सा ले लेता टैक्स की मद में, लेकिन यहां मैं तेरे से कोई टैक्स नहीं ले सकता क्योंकि साला तू कमाने के लिए काम ही कर नहीं रहा। तो जब तू मुझे कोई फायदा नहीं दे रहा तो एक फायदा मैं भी तुझे नहीं दूंगा। मैंने बोला भाई क्या? बोला ना मैं तेरे को फंड करूंगा, ना मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट तेरे बिजनेस में होगी, ना मैं तुझे कोई फंड करूंगा, ना मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट तेरे बिजनेस पे होगी। तू ऑल दो इंटेंशन के हिसाब से तो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से तू एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कहते हैं एनजीओ। समझ आया कि एनजीओ किसको कहते हैं? नॉन गवर्नमेंटल। हर एनपीओ, हर ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ हो सकती है, एनजीओ नहीं। समझे? एनजीओ सिर्फ कौन होगा? प्राइवेट सेक्टर के अंदर। देखो ना, पब्लिक सेक्टर का तो मकसद ही एनपीओ है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एनजीओ के अलावा कोई एनपीओ का मकसद ही नहीं लगता। ऐसा तो है ही नहीं। पब्लिक सेक्टर वाले क्या करते हैं? उनका तो मकसद ही लोगों की खिदमत करना है। तो हर कोई एनपीओ हो सकता है, लेकिन हर कोई एनजीओ नहीं हो सकता। और एनजीओ कौन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एनजीओ वो ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसका मकसद लोगों की खिदमत करना है, लेकिन उस पे गवर्नमेंट अपने फंड और जो मशवरे होते हैं उससे पीछे हट जाते। भाई तू जान तेरा काम, कल को कोई मसला होता है तो मेरे पास मत आना पैसे में, क्योंकि अगर कल को मसला हुआ तू भी मेरे पास आ गया, तुझे भी पालना पड़ जाएगा। तो तुझे भी पालने के लिए अगर मैं अपनी मेहनत में तुझे भी इन्वॉल्वमेंट ले आया तो फिर फायदा क्या है मेरा? फिर मैं ही सब संभाल लेता। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा जिसको क्लियर नहीं हुई काइंडली मुझे बात बता। आपकी फर्स्ट क्लास है, नाचो भाई सारे। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास पीओ है और एनपीओ दोनों है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। सॉरी सॉरी, पब्लिक में गलत आगे पीछे लिख दिया। पब्लिक में एनपीओ है और यहाँ पीओ भी है और एनपीओ भी है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनजीओ। जिसे हम क्या कहते हैं? एनजीओ। माजरत, राइटिंग कोई जरूरत से ज्यादा मेरी गंदी हो रही है क्योंकि लैपटॉप मेरे ना वो प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन आपको है ना आज की क्लास से इंशाल्लाह नोट्स प्रोवाइड होंगे ना, तो उसी क्लास की समरी होगी, पॉइंटर्स होंगे कि आज के दिन हमने ये पढ़ लिया, तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं। यहां तक अगर आप समझ गए तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं भाई। जी बेटा। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? जी बेटा। आपके वालिद साहब कोई कारोबार करते हैं क्या? कभी गवर्नमेंट ने आपके वालिद साहब के कारोबार को फंड किया है? टैक्स लिया है? टैक्स भी नहीं लिया। मस्जिद को कभी किसी गवर्नमेंट ने फंड किया है? ईदी को कभी गवर्नमेंट ने फंड किया है? छिपा को किया है? सही है बेटा। अच्छा जी, यहां तक बात करने के बाद आज आपको जब बुक शेयर की जाएगी तो ये मैंने अभी आपको बुक का पहला पेज पढ़ा है जिसमें प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। टेंजिबल की बात तो लास्ट क्लास में की थी, इंटेंजिबल की बात भी लास्ट क्लास में की थी। हमने बोला कि कारोबार करने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ बढ़ती है, क्वालिटी टाइम बढ़ता है,
लीजर मतलब थोड़ा सैर व तफरी की जगहें हैं, आपकी एजुकेशन में इजाफा होता है, हेल्थ में इजाफा होता है, हेल्थ एंड केयर में इजाफा होता है। और अभी हमने पढ़ा प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने एक और चीज पढ़ के कहा, बात को इख्तिताम किया था, तो के 4 वर्ड है, मिशन, सॉरी, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। विजन से रिलेट प्यारे बच्चों हमने बात की थी। विजन क्या है बेटा? विजन है कि आज से आने वाले 5 साल, 10 साल, ये और आसान कर देते हैं, फ्यूचर में खुद को कहां देखना चाहते हो या कहां देख रहे हो, उसको विजन कहते हैं। उस जगह पे पहुंचने के लिए कहां से रास्ता शुरू करोगे, उसको मिशन कहते हैं। उस रास्ते में कौन कौन सी जरूरी चीजों को इन्वॉल्व करोगे कि आपको ये अंदाजा हो कि ये रास्ता उस जगह जाता है जहां जाना है, उसे गोल्स कहते हैं। और जी मेरा बेटा, आपको जाना, इत्तेफाक की बात है, लेट सपोज यहां से लकी वन आप आज से पहले कभी नहीं गए, लकी वन जाना है। और लकी वन समझो कि एक विजन है, एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। वो है विजन। आपने कहा आप बैठे हो अपनी खाला के घर जो है लेट सपोज बंस रोड। अब आपने क्या किया, आपने खोला मैप, मैप खोला, मैप ने आपको दी डायरेक्शन, कहा कि भाई क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? मीरब। मीरब, ऐसे इस जगहों से जाओगे तो 37 मिनट्स के अंदर, 40 मिनट्स के अंदर, 50 मिनट्स के अंदर विद ट्रैफिक आप लकी वन पहुंच जाओगे। तो जो रास्ता आप ले रहे हो वो मिशन। अब उस रास्ते को मेक श्योर करना कि ये वही सही रास्ता है, तो आप साथ में देखोगे कि कुछ साइड में ना और दुकानें, बैंक्स के रास्ते में देखा कि भाई हाँ ये मीजान बैंक की बात की थी, ये आ गया। अबे यहाँ पर ये फला बेकरी की बात की थी, ये आ गया। अच्छा ये बड़ी रोड की बात की थी, ये चीज आ गई। तो आप जब अपने मिशन पे चलते हो तो आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को भी अचीव करने लगते, इसको हम कहते हैं गोल्स। उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो परफॉर्मेंस दे रहे हो, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट मी रिफ्रेज दिस एग्जांपल फॉर यू। सीए करना विजन नहीं है, मिशन है। सीए करना मिशन है, एमबीबीएस करना मिशन है, एमबीए करना मिशन है, डेटा साइंसिस्ट बनना मिशन है, फार्मासिस्ट बनना मिशन है। विजन क्या है? सक्सेसफुल होना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहना, इमोशनल फ्रीडम चाहना, इंडिपेंडेंट होना, ये आपका विजन है। उसके लिए आप किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हो और बेंचमार्क बनाते हो कि ऑल्दो मैंने एमबीए करना है, बट इफ आई विल बिकम अ ग्रेजुएट फ्रॉम लम्स या आईबीए, तो फिर मेरा जो विजन है उस पे मुझे जो एक स्टार्ट मिलेगा वो जबरदस्त मिलेगा। तो आप अपने गोल सेट करते हो कि मैं पैदल भी जा सकता हूँ इस रास्ते पे, मैं बाइक पे भी जा सकता हूँ इस रास्ते पे, बस में भी जा सकता हूँ और अच्छी गाड़ी में भी जा सकता हूँ। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप एमबीए माजू से भी कर सकते हैं, इकरा यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, सीबीएम से भी कर सकते हैं, आईबीए से भी कर सकते हैं, लम से भी कर सकते हैं और ऑक्सफोर्ड से भी कर सकते हैं। अब मैं किसी यूनिवर्सिटी को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं जो नाम मेरे जुबान पे आ रहा था वो मैं बता रहा था। अब आप अपने हिसाब से लेवल, कि एक बच्चा अगर बाहर से एमबीए करके आया है तो आपको क्या लगता है कि उसकी वर्थ हमारे यहाँ के लम्स से ज्यादा है या कम है? ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है। लम्स और आईबीए में कौन सी वर्थ ज्यादा है? आप कहोगे लम्स की ज्यादा है। आईबीए और अदर यूनिवर्सिटीज में आप कहोगे आईबीए की ज्यादा है। उसके बाद सीबीएम इकरा वगैरह में तो आप बोलोगे फला की ज्यादा है। इस तरह से आप अपने आप को, तो जो भी आपने मिशन का आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई एमबीए, उसके लिए आप अपने छोटे छोटे टारगेट बनाते कि भाई मैंने अपनी जीपीए रखनी है ये,
4 पॉइंट पता नहीं क्या जीपीए तुम लोगों का एमबीए में होता है, 3.5 जीपी, 4 जीपी, फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, फिर ये सारे लवाजमात। तो अगर मेरी 4 पॉइंट जीपी पे आ गई मामला, तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने उस करियर में थोड़ा सा एक्सेल अच्छा कर रहा हूँ। तो ये आपका है गोल। उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, डेली उठते हो, आते हो, पढ़ाई करते हो, घर जाके पढ़ते हो, इंटर्नशिप की कोशिश करते हो कि भाई एज सून एज पॉसिबल मैं अपने ग्रेजुएशन को खत्म करने से पहले एटलीस्ट 12-15 महीने का छोटी छोटी जगहों का एक्सपीरियंस ले लूं, ताकि जब ग्रेजुएट हूं, ऑल्दो मैं अपनी जीपी पे तो फोकस कर ही रहा हूं, लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हूं तो मेरे जो क्लास फेलो हैं, जो ग्रेजुएट होने के बाद इंटर्नशिप पे लगेंगे, तो उनकी सीवी और मेरी सीवी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, क्योंकि मैंने इन ग्रेजुएशन के टेन्योर के दरमियान में इंटर्नशिप करके अपने आप को प्रैक्टिकली इंप्रोवाइज किया होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? आज यहाँ का आने का ऑब्जेक्टिव क्या है? घर से निकलने का, कि भाई सर शाहजेब की क्लास लेंगे, फिर सर काशिफ भाई की हमारी क्लास लेंगे, फिर सर की क्लास लेंगे, ये 3 लोगों की क्लास लेंगे। अब इस क्लास का अपना एक ऑब्जेक्टिव है कि बेटा प्रीवियस क्लास में ये पढ़ लिया था, अब वो रिपीट नहीं करने वाले, रिवाइज करेंगे, कंप्लीटली रिपीट तो नहीं करेंगे। फिर आज की क्लास में बातें करना हमने शुरू की। तो मैं ये आपसे कहूं कि बेटा आज की क्लास के एंड होने पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि मेरे बच्चों को प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का पता होगा, मेरे बच्चों को एनपीओ और पीओ का पता होगा, एनजीओ के बारे में पता होगा, टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी, मिशन विजन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में और क्लेरिफिकेशन आएगी, सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। बेटा यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा? अब देखो बेटा, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए। मैं यहाँ 3 वर्ड लिख रहा हूं। आज आने का ऑब्जेक्टिव क्या था और आज की क्लास में क्या ऑब्जेक्टिव था? ये पढ़ने से ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो अपने गोल के एक स्टेप आगे बढ़ोगे ना। जब गोल के एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो अपने मिशन के भी तो एक स्टेप आगे बढ़ोगे ना। तो इसलिए हमेशा कहते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। मेरा पूछे मना कर देना, ठीक है? फोन बंद करके अगर मैं क्लास में ऑब्जेक्टिव अभी तो समझाया भाई, बहादुर शाह जफर क्या हो गया। हम कहते हैं भाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। अब ये निमोनिक है, टर्म यूज की जाती है। एस स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मतलब है मेजरेबल, ए का मतलब है अटेनेबल, आर का मतलब है रियलिस्टिक, और टी का मतलब है क्या कह रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अच्छा, आप जिम नेशन आते थे पिछले साल? हाँ बेटा मैं आता था। टी का मतलब टाइम बाउंड, तेरे को लगा के उड़ा देता हूँ। टाइम बाउंड है भाई, बाउंड, BOUND, बाउंड, टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, लिख लो ना, सुकून से लिख लो ना, लिखना है जो लिख लो। अटेनेबल, चंदा क्या हो गया बेटा, ये इतना परेशान क्या नाम है मेरे बच्चे तेरा? हाँ हाँ, इतना खुश क्यों मेरा बेटा? अच्छा लग रहा है आके? हाँ तो नहीं कह दी उसने? नहीं है, फिर इतनी खुशी किस बात की है? अच्छा, ये बात भी है यार। वो पुरानी चीजें, क्लास का माहौल काफी दिनों के बाद देखते तो याद आ रहा हो। एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अटेनेबल, आर मतलब रियलिस्टिक और टी मतलब टाइम बाउंड।
भाई सबसे पहले यह है कि स्पेसिफिक। मैं अगर आज की क्लास में पढ़ाना शुरू करूं हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा, आप क्लास के एंड में रिस्पेक्ट के अंडर ये तो बोलोगे कि हाँ यार सर ने पढ़ा दिया, लेकिन आपके दिल में ये बात आएगी कि यार समझ नहीं आ रहा कि आज की क्लास में असल पढ़ाई क्या की हमने। सर ने सब बता दिया, इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने की, ऐसा लग रहा है सारी बातें याद रखना इंपॉर्टेंट है। और सर ने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, अगर मुझे घर से पढ़ना हो तो कौन सा चैप्टर पढ़ा है। तो मैंने इसलिए स्पेसिफिक कर लिया कि बेटा मैंने अभी तक जो पढ़ाया वो चैप्टर नंबर 1 का पेज 1 और पेज 2 का आधा पार्ट पढ़ाया है। अब जो मैं बातें कर रहा हूँ पेज 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही। तो इससे आपको क्या होगा कि अगर आप बुक को फॉलो करोगे, जो कि मैं करवाऊंगा, तो आपको सीक्वेंस समझ आ जाएगी कि हाँ यार ये सर बता भी रहे थे। हमारी चीज होनी चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, कि भाई आज की क्लास को कितना पढ़ाना है, उसमें कितनी बातें बोलनी है, 15 बातें सिखानी है, 10 बातें सिखानी है, 2 बातें सिखानी है, कितनी बातें सिखानी है। जब तक ये मैं मेजर नहीं करूंगा मैं प्लान ऑफ एक्शन नहीं बना सकता, मैं प्लानर नहीं बना सकता। क्लास में आने से पहले रात के टाइम पे सोचना पड़ता है क्या पढ़ाना है। बाज दफा आप ऐसा होता है, अल्लाह पाक ने हर किसी इंसान को जब रोजी देता है तो उसमें कुछ उसकी एक स्किल भी देता है। टीचर के अंदर ये स्किल होती है, क्योंकि वो पढ़ा पढ़ा के इतना आदी हो चुका होता है कि वो पांच दफा कुछ टाइम तक अगर रिवीजन का टाइम ना मिले, प्लानिंग का टाइम ना भी मिले, तो वह आके पढ़ाना शुरू कर दे। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आप एक प्लान करके चीज को एग्जीक्यूट करो और एक अनप्लान चीज एग्जीक्यूट हो, तो दोनों की एग्जीक्यूशन के अंदर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बड़ा चेंज होता है। एक टेस्ट क्लास में देते थे बिना पढ़े और एक टेस्ट देते थे अच्छे खासी प्रिपरेशन के साथ, तो दोनों के ट्रस्ट लेवल पे, दोनों के रिजल्ट के आउटकम पे आपको बड़ा पता होता था कि मैं ये अचीव करूंगा, ये अचीव नहीं करूंगा। तो कहने का मकसद है कि अगर प्लान ना किया जाए तो आप एक आध दिन तो, क्योंकि आप नए बच्चे हो तो शायद पता ना चले, लेकिन जैसे जैसे पुराने हो गए तो आप टीचर के है ना कुछ इस तरह की हरकतों को नोट करना शुरू करोगे। क्या सर आसान जब सर अनप्रिपेयर्ड आते तो आसान चीज को ड्रैग करते हैं, ज्यादा समझाते रहते हैं। जब सर अनप्रिपेयर्ड आते हैं तो ज्यादा ऐसी चीजें जिनको सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझ आ जाए हमें बात, उसमें 10-10 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, और जब तक काम की बात आती है उस टाइम तक टाइम ही खत्म हो जाता है ना। तो आपने बोला कि हाँ यार सर लगता है प्रिपेयर नहीं हो गया। दूसरी चीज, आए बाएं शाये करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे पता चल जाता है कि भाई यार प्रिपेयर नहीं हो गया। क्योंकि जब प्रिपेयर होकर आता है इंसान तो उसको पता होता है यार मैंने ये 10 बातें बताऊंगा, और चलो अगर ये 10 बातों में से मैंने सिर्फ 5 भी बता दी ना, मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे पता है मैंने 5 जो बताई है वो इतनी बताई कि बच्चा पेट भर नहीं जाएगा मेरी क्लास। यहां तक बात समझ आती है। अटेनेबल, मैं अगर आपको बोलूं कि यार एक ऐसी रूटीन में बना के दूं जो अटेन करना ही मुश्किल है, मतलब मैं उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकता भाई। अब मैं आपको आप अगर मैं आपकी रूटीन बनाऊं जो अटेनेबल और रियलिस्टिक दोनों साथ ही हैं। आप रूटीन बनाओ कि यार मैं सुबह उठूंगा या उठूंगी, क्लास लूंगा, इसके बाद ब्रेक टाइम में मैं लाइब्रेरी जाके बैठ के पढ़ जाऊंगी, पढ़ूंगा। तो ये रूटीन बनाना कितना मजेदार लगता है, लेकिन फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि रूटीन बनती है बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक ग्राउंड्स पे। आइडियलिस्टिक ख्वाबों की रूटीन बनाते हैं आप, हकीकत की रूटीन नहीं बनाते। हकीकत की रूटीन में आप ट्रैवल टाइम तो लगाना भूल ही जाते हैं, कि जो घर से लेकर यहाँ तक आने का ट्रैवल टाइम है। अब कौन कौन मेरे प्यारे बच्चे बस में आते हैं, बस वाले कौन है? 1 2 3 4 5,
कौन है बाइक वाले? गाड़ी वाले कौन है? कौन है कि जिनको वालिद साहब पैदल छोड़ते हैं? अच्छा, आप पैदल आती हैं। तो आप लोग अपनी थकन को थोड़ा मेजर करें। बस में आने वाला बच्चा थोड़ा ज्यादा थका होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले वो बस के इंतजार में खड़ा रहता है, आते हुए भी और जाते हुए भी। और ठंड के हिसाब से अगर बात की जाए तो रूह कांप जाती है जिस तरह की ठंड चल रही है। ठीक है। फिर बाइक पे आने वाला बच्चे की अलग एक थकन होती है। तो ट्रैवल टाइम के साथ वो हम एक और रिकवरी टाइम नहीं होता। आप अभी आओ फौरन तो नहीं पढ़ना शुरू कर दो, आप तो पहले होश संभालो। हाँ कहाँ है हम? अच्छा, हाँ कौन? हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये सारी आप हरकतें करना। और ये फैक्ट है ना, उठते के साथ तो कोई फौरन फ्रेश नहीं होता ना। थोड़ा तो दुनिया को देखते हैं, अच्छा कौन चल रहा है, अच्छा ठीक है, मोबाइल खोला, क्या चल रहा है फेसबुक पे, अच्छा ये नींद रात में ये शेयर हुआ है, ये तो बोल के सोई थी, सो रही हूँ, है सोई नहीं अभी तक। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये मेरे बच्चों कि हम वो टाइम तो लगाना ही भूल जाते हैं। और रूटीन हम क्या बनाते हैं, इतने से इतने बजे तक ये, इतने से इतने बजे तक ये, इतने से इतने बजे तक ये। बाप का राज है हमारे। आप अगर 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओ ना, कि मैं 6 से 7 तक अकाउंटिंग पढ़ूंगी, 7 से 8 तक क्यूएम पढ़ूंगी, और 8 से 9 इको पढ़ूंगी, पढ़ ही नहीं सकती। क्योंकि जब 7 बजे अकाउंटिंग छोड़ोगे ना, 7:10 तक तो अकाउंटिंग के जोन से बाहर आते आते क्यूएम में जाते जाते लग जाएंगे। क्योंकि भाई स्विच ऑन स्विच ऑफ का भी तो होता है ना, हम इंसान है ना। ऐसा तो नहीं है कि ठक करके बटन दबाया चल मेरा भाई अब मैं क्यूएम के मोड में चले गया। तो वो स्विचिंग पीरियड भी हम नहीं लगा रहे होते, हालांकि हम ऑब्जर्व करें तो भी स्विचिंग पीरियड ही बहुत बड़ा होता है। अब आप किसी दिन पेपर दे के आ जाओ, और पेपर देने के बाद अगले पेपर की तैयारी के लिए आपको पहले रिदम बनाना पड़ता है, माइंड तैयार करना। दादा किताबें देख रहा है, ये पेपर है, पढ़ना है, वो रिदम बनाते बनाते। तो ये चीज तो हम सोचते नहीं। तो रियलिस्टिक और अटेनेबल दोनों इकट्ठे हैं। रियलिस्टिक होगा तो रियलिस्टिक अटेनेबल है, क्योंकि वो जो काम मैं रोज करता हूँ उसी में रूटीन बनाऊंगा। और टाइम बाउंड, मैं बहुत अच्छा पढ़ा हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन सारा कोई टाइम की लिमिट ही नहीं है। मेरा कोर्स खत्म हो रहा है 4-4, 5-5, 6-6 महीने में। बच्चा बोलेगा भाई क्या मकसद है? आप भले 10,000 रिसर्च करके आओ, लेकिन मेरा कोर्स तो टाइम पे खत्म कराओ। आप ये क्या कोर्स खत्म नहीं करा रहे टाइम पे, मेरा पेपर आगे जा रहा है। या मिसाल के तौर पे आप बोलो पापा मैं तो डेली बुक के ना 10-10 पेजेस पढ़ता हूँ, जब तक बुक कंप्लीट नहीं होगी 2 से 3 दफा मैं पेपर देने। बाप बोलेगा इतनी चमाटे कराऊंगा ना साले, तू 3-3 दफा अगर 5 सब्जेक्ट की बुक पढ़ने लगा तो 15 दफा तू बुक पढ़ेगा, उसके बाद जाके तू पेपर देगा। तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें भी तो कुछ काम धंधे पे लगा। फिर वो कूटते भी आपको ऐसे ही है फिर। सही है ना, 4 भाई हैं, एक बेड डेड हो गया, अल्लाह की राह में खर्च हो गया, अच्छी बात है ना। प्रोविजन तो वो पहले से बुक करके रखते हैं, ये निकम्मा है, इससे तो उम्मीद ही नहीं है, इससे लग रही है थोड़ी बहुत। तो बहरहाल ये बात समझ गए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, इस पे आपके सवालात आएंगे। कोई बच्चा बिना सवालों के नहीं बैठेगा। जब घर पे जाएगा, जब चीजों को भूलेगा, वापस रिकॉल करेगा, तो आपके सवालात आएंगे। तो अभी जितनी चीजें आपको समझ आ रही है, घर जाते जाते आप ये सारी चीजें में से कुछ बातें याद कर सकोगे, कुछ बातें भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने वापस बैठ के इसे पढ़ लिया तो सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जब पूछ लोगे तो और पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जाने दिया तो टाटा कर दो, फिर कोई अब नहीं आ सकता। अच्छा, अब देखो बच्चों, ऐसा है कि हमारे पास एक चीज का नाम है स्ट्रेटेजिक, एक है टेक्टिकल। माजरत के साथ मैं इस लैपटॉप से बड़ा खफा हूं। और ऑपरेशनल, टेक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, इन तीनों पे थोड़ी थोड़ी बात करूंगा बेटा। ब्रेक ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? जज़ाकल्लाह बेटा।
बेटा स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब समझ, एक विजन बनाने वाला, चीजों को स्ट्रेटेजाइज करने वाला। क्या मतलब? आपके वालिद साहब ने बचपन से आपके लिए सोचा कि यार इसको मैंने अच्छी तालीम देनी है, तो अपने बजट के हिसाब से दूंगा, जितना अल्लाह ने मुझे नवाजा है उस हिसाब से मैं इसको एजुकेट करूंगा। तो आपके अब्बा ने कहा कि यार मैं इसको अच्छी स्कूल में डालूंगा। अब वो ओ लेवल्स भी हो सकती है, वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक भी हो सकती है, तो मैं अच्छी कैटेगरी की मैट्रिक स्कूल में डालूंगा। फिर मैं उसको बचपन से इंग्लिश लैंग्वेज कोचिंग में भी डाल दूंगा, क्योंकि मुझे एज अ फादर पता है कि यार हमारी मैट्रिक स्कूल्स के अंदर वो इंग्लिश वाला कल्चर नहीं है। तो बच्चा इंग्लिश कैसे सीखेगा? सीखेगा ऐसे कि मैं इसको इंस्टीट्यूट भेज दूं, थोड़ा घर पे माहौल बनाने की कोशिश करूं, इसको बोलूं भाई किताबें पढ़, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में इसको इन्वॉल्व करूंगा। यानी कहने का मकसद क्या है कि वालिद साहब वालदा समझो, आप घर नहीं हो, एक कंपनी हो, एक ऑर्गेनाइज। वालिद साहब स्ट्रेटेजिक लेते हैं, बेटा ये ऐसे होगा, हम ये करेंगे। वालिदा है टेक्टिकल, उस सोच को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करने की पावर रखने वाली, कि इतने पैसों में ये जो पैसे वाले साहब की अर्निंग है, समझो ये घर का बजट है, इस बजट में नीड्स और वांट को कैसे प्योरली मैनेज करना है। इट्स ऑल अबाउट कन्वर्टिंग द विजन इनटू एक्शंस, कि मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूं। तो उसके लिए वालदा सोचती कि यार ये खर्चा कट डाउन करते से। हमारे घरों में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे फैब के महीने के साथ जून की फीस देनी पड़ती है, स्कूलों में याद होगा, जून जुलाई की फीस नहीं देते थे। फैब के या मार्च के महीने के साथ जून की फीस दे रहे हैं, अप्रैल के महीने के साथ जुलाई की फीस दे रहे हैं, तो उसकी फीस क्योंकि डबल होती थी, तो घर वाले क्या करते थे, अक्टूबर नवंबर पिछले साल से फीस के थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने की कोशिश करते थे। और उनका एक टाइम पीरियड होता था कि यार मार्च से लेकर जुलाई तक का जो टाइम है ना, वो थोड़ा खिंचा हुए हाथ रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों का कोर्स भी आएगा, नया यूनिफॉर्म भी है। तो पेरेंट्स, वालिद साहब कहते हैं कि यार मैं अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए ये कर सकता हूँ, ये सारी चीजें अचीव हो सकती है। उस अचीवमेंट को पॉसिबल बनाने के लिए वालदा क्या करती हैं उस हिसाब से, और आप क्या करते हो ऑपरेशनल। जिसको सिर्फ ये पता है कि मुझे यहाँ जाके ये परफॉर्म करना है, उसे ये नहीं पता कि ये परफॉर्म क्यों कर रहा हूँ और ऐसे ही परफॉर्म करने का क्यों कहा गया है। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही? जैसे स्कूल लाइफ थी, तो स्कूल लाइफ में आपको नहीं पता भाई मुझे क्यों भेजा जाता है। स्टार्टिंग के अंदर आपको पता था भाई ये एक जगह है, रोज यहाँ जाता हूँ, रोते हुए जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मुझे पढ़ाया भी जाता है। फिर आहिस्ते 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 क्या हुआ, आपकी समझ जब बढ़ना शुरू हुई, तो आपके पेरेंट्स ने बोले यार चलो यार, तुझे जो पढ़ना है पढ़, तुझे डॉक्टर बनना है तू डॉक्टर बन, तुझे इंजीनियर बनना है तू इंजीनियर बन, तुझे एमबीए करना है तू एमबीए, तुझे चार्टर्ड तू चार्टर्ड, सोच ले। लेकिन फैसला लेना तो अब भी उनके ही हाथ में है ना, क्योंकि वो फाइनेंस कर रहे हैं। ऑल्दो आपके मशवरों को, आपकी सोच को अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन अब भी फैसले किसके हाथ में है? स्ट्रेटेजिक लेवल वाले बंदे के हाथ में यानी कि वालिद, और टेक्टिकल वाले बंदे के हाथ में यानी कि वालदा। तो स्ट्रेटेजिक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में कौन होता है? सीईओ, चेयरमैन, ओनर ऑफ द बिजनेस। मैनेजर्स जितने भी आ जाते हैं, सीनियर मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सारे आ जाते हैं आपके टेक्टिकल के अंदर। और जितने भी नॉर्मल स्टाफ है वो सारे आ जाते हैं ऑपरेशनल के अंदर। यानी सीईओ की सोच हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करवाते हैं, और मेरे और आप जैसे लोग, नौकरी पेशा लोग, उस चीज को फॉलो करते हैं विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और यही क्यों कर रहे हैं, कोई और क्यों नहीं कर सकते।
क्या बात समझ आती है बेटा? स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशन का मतलब समझ आता है बेटा? जी मेरा बेटा, क्या बताया? मैंने ऑपरेशन में नाम नहीं बताया, मैंने स्ट्रेटेजी में बताया चंदा, स्ट्रेटेजी में बताया, स्ट्रेटेजी। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी का बड़ा होता है, डायरेक्टर, हेड ऑफ ओनर, शेयर होल्डर। ऑल्दो शेयर होल्डर स्ट्रेटेजी में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन एक, तो कहने का मकसद क्या है? स्ट्रेटेजी सोच रखने वाला कि ये अचीव करना है। टेक्टिकल अचीव कैसे होगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। ऑपरेशनल, जैसे मिसाल के तौर पे सीए का इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तारिक दुनिया साहब और सर एआरएम ने सोचा। उसके लिए फिर टीचर्स की एक लेयर रखी कि ऐसे 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 पढ़ाया जाएगा, खुद भी टीचर हैं तो हम बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। और बाद में फिर ऑपरेशन के लिए क्या, कैसे से काम करना है। तो ये आपकी लाइफ का पार्ट, सोच को कन्वर्ट करने वाले और उस सोच को कन्वर्ट करके उस डेली प्लान पे इंप्लीमेंट होने वाले लोग, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशन। कोई मसला है तो प्लीज पूछ लो। अब ऑनलाइन में से किसी को कोई मसला है मेरा बच्चा? यहां तक क्लियर हो मेरे बच्चे? क्या मेरा बेटा, टेक्टिकल के बारे में वापस बता दो। बेटा आप कहां से हो? जी मेरा बेटा, लाड़काना से हो ना? तो वालिद साहब या घर के किसी बड़े ने सोचा होगा कि यार इसे शहर भेजते हैं पढ़ाई, एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, ठीक है ना, कि इसे, घर का बड़ा बच्चा है, इसे बाहर भेजते हैं, अच्छी पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। तो भेजते कैसे है सोचा, अब उस सोच को इम्प्लीमेंट करवाना है कि यार हमारे कोई दूर के रिश्तेदार रहते हैं, एक आध दिन जब वहां जाएगा तो उनके घर पे ठहर जाएगा, फिर इसके बाद वो अपना हॉस्टल का करेगा। अब वो जो सोच है उसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं एक्शन के अंदर, उसको हम कहते हैं टेक्टिकल। बाज दफा एक इंसान ही तीनों काम कर रहा होता है, ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए अलग अलग बंदा होगा, नहीं। इसकी एग्जांपल आपकी स्टडी है। आपने सोचा आपको ए ग्रेड चाहिए, उसके लिए आपने जो प्लान बनाया उसे टेक्टिकल कहेंगे, और अब आप उस प्लान को परफॉर्म करने के लिए जो काम करें उसको ऑपरेशनल कहेंगे। तो जो ए स्टार लाने की सोच थी वो स्ट्रेटेजिक थी कि कैसे ए स्टार लाया जाता है, उसके लिए डेली प्लान का बनाना टेक्टिकल है, उन प्लान को फॉलो करना ऑपरेशनल। अब क्लियर है बात? या अब भी कोई मसला है तो पूछ लो भाई। अब भी कोई इशू है तो मेरे बच्चों पूछ, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके की रिपोर्ट। बेटा देखो, बिजनेस, कारोबार जो है वो बिना इन 5 चीजों के नहीं हो सकता। 5 चीजें, जिसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह के हैं, लेकिन अब 5वां भी ऐड हुआ है, आप ही की बुक का पार्ट है। सर अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने स्टार्टिंग के अंदर पेज नंबर 1 कंप्लीट किया, फिर अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ तकरीबन ये पेज नंबर 5, 6, क्योंकि एग्जाम्पल भी सबकी लिखी हुई है। मिशन स्टेटमेंट की एग्जाम्पल लिखी है, विजन स्टेटमेंट की एग्जाम्पल लिखी है, ऑब्जेक्टिव की एग्जाम्पल लिखी है, गोल्स की एग्जाम्पल लिखी हुई है। तो करते करते हमारे पास तकरीबन 4-5 सफ़े इस पे ज़ाया होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस वाले पेज पे।
यहाँ वाले पेज तक तो विजन मिशन ही चल रहा होता है, फिर इस पेज पे आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है। तो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइसेस, और आपके पास आती है नॉलेज। इनके बगैर बिजनेस नहीं चल सकता ना। लैंड, लेबर, लेबर के लिए हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रिसोर्स। वहां हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेबर को हायर करने का तरीकेकार क्या है, लेबर को ट्रेन करने का तरीकेकार क्या है। बात क्लियर हो रही है? कैपिटल के लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और चैप्टर नंबर 4 पे कैपिटल का मतलब क्या भाई, कारोबार करने के लिए पैसा कहां से आएगा। सिर्फ कारोबार करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, उस कारोबार को बाज दफा, क्योंकि आप सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल, एक जनरल नॉलेज। बेटा आपके पास है 5 लाख, अब आप इस पूरे 5 लाख का कारोबार खोलोगे, ये क्या करोगे बताओ? हाँ इन्वेस्ट करोगे। 5 लाख रुपए आपके पास है, लेकिन आप पूरे 5 लाख रुपए वाला कारोबार स्टार्ट नहीं करोगे, आप करोगे 2.5 लाख रुपए वाला कारोबार स्टार्ट। क्योंकि आपको पता है कि स्टार्ट के डेज में बिजनेस प्रॉफिट नहीं मिलता, तो मुझे हो सकता है अपने जेब से पैसा लगा। 5 लाख का ही साला बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, बाबा जी का टुल्लू। तो मैं करता हूँ 2.5 लाख का बिजनेस स्टार्ट, बाकी के 2.5 लाख में अपने होल्ड करके रखता हूँ, जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वो भाई अच्छा भेज दे यार। तो अब यहाँ पर ये जैसे आपकी बिजनेस में कभी सैलरी देने की जरूरत पड़ जाती है, कभी रेंट देने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो जो 2.5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था उसको कहते हैं परमानेंट कैपिटल। जिस 2.5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था उसको कहते हैं परमानेंट कैपिटल। और जिस 2.5 लाख रुपए को आपने संभाल के रखा है उन हालात के लिए कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, माल लेना है, रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, तनख्वाह देनी है, मार्केटिंग, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं देता रहूंगा, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। उसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलो भाई लिख लो। आज में एब्सेंट है हमारी क्लास में, फिजिकल क्लास में, या अभी भी कुछ बच्चे ऐसे जो हर क्लास में फिजिकली नए इनरोल हो रहे हो, एब्सेंट भी हैं? क्या ये बात क्लियर है? एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है, अ पर्सन हु हैव द स्किल टू रन अ बिजनेस। एक ऐसा इंसान जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो अपने बिजनेस को चला सके, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज स्किल के बाद। हाँ जी, यहां तक ओके हो गया। अब आखिर में हमारे पास है नॉलेज। विदाउट नॉलेज कोई भी काम नहीं। बिजनेस चलाने के लिए आपको उस काम की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप लॉस का शिकार होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। तो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस और नॉलेज की भी जरूरत है। लेकिन आपका जो नॉलेज का पोर्शन, जो नॉलेज की बात यहाँ की गई है,
उसके लिए कोई बुक में पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ। 4 के लिए पैराग्राफ लिखा हुआ है, 5वें के लिए कोई पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है कि नॉलेज होना जरूरी है। अब 5 दफा ऐसा होता है कि लोगों को ये लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल में, आप अभी बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपके घर में कोई ओ लेवल्स वाला बच्चा हो, आपके घर में कोई बीकॉम वाला बच्चा हो, कोई इंटरमीडिएट वाला बच्चा हो। तो जब उनकी आप बिजनेस स्टडीज की बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना, आप बोलोगे यार ये तो बड़ा सिमिलर है, वही सारी बात लिखी लेकिन लिखने का अंदाज अलग है। ऐसा ही है। और अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दो और कोई आपको ये सवाल करे कि यार आपने तो ये किया नहीं, आप कैसे पढ़ा रहे हो, सवाल समझे मेरा, रिपीट करो बड़े को, आपने पढ़ी है आईटीबी, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, आज से पहले आपने बिजनेस का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा। जब आप ये पढ़ते हो आपको, आप कहते हैं यार ये तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। आपके छोटी बहन कर रही थी ओ लेवल्स कॉमर्स से, आपने उसकी बुक उठाई, यार ये तो सारी बातें वही है जो हम पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है। बीकॉम की आपने उठाई किताब, आपने पढ़ा, अबे यार यहाँ भी सेम बातें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम कहते हैं कि इसको, इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर थोड़ी हेडिंग ज्यादा लिखी, मतलब ग्रेजुएशन के हिसाब से लिखी हुई है, वो बच्चों के हिसाब से लिखी हुई है, हमारा कंटेंट हमारे हिसाब से लिखा हुआ है, और आपने डिसीजन लिया पढ़ाने का। यार मैं तो पढ़ा भी सकता हूँ, ओ लेवल्स वालों को भी पढ़ा सकता हूँ, बीकॉम वालों को भी पढ़ा सकता हूँ, और इंटरमीडिएट जिनमें प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स करके एक सब्जेक्ट होता है उसको भी पढ़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास तो मूड आ गया। अब अगर आप पढ़ाना शुरू करते हो और आपको कोई बोलता है कि यार तुमने तो बीकॉम भी नहीं किया, तुमने तो ओ लेवल्स भी नहीं किया, चलो इंटरमीडिएट किया वो समझ आता है, लेकिन इंटरमीडिएट भी साला तुमने कॉमर्स भी नहीं किया, तो किस बेस पे तुमने टीचिंग शुरू कर दी? तो आप अब क्या कहोगे कि मैंने जो बातें पढ़ी हैं उसकी नॉलेज इतनी ज्यादा है कि उसके अंदर ये सब आ जाता है। तो जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड। अब मैं अगर टीचिंग आप लोगों ने डिसीजन लिया तो अब आप 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, ओ लेवल्स, ए लेवल, और अपने सीए के बच्चों। तो आपने कहा कि आपका नॉलेज की बेस पे बिजनेस कितना एक्सपेंड हो गया, तो जितनी बेहतर नॉलेज होगी, जितनी डेप्थ नॉलेज होगी, उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस की ग्रोथ में फंडामेंटल प्रोसेस को इन्वॉल्व करना शुरू करें। आपको पता होगा कि फला इंसान को कौन कौन सी बातें नहीं पता जो मुझे पता है, तो पहली बात है उसको अट्रैक्ट करना आसान, उसको एक्स्ट्रा सर्विस देना आसान, उसकी लिमिटेशन और एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड काम करके देना आसान, क्योंकि जब ऑलरेडी मार्केट में आप जैसे 5 टीचर अवेलेबल हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर पीपल? So to make a difference or make a USP by your own, you will give additional mileage to your customer. तो आप एक्स्ट्रा जाते हो थोड़ा। आपने कभी कभार देखा होगा कि जब आप किसी क्लाइंट के पास, टेलर है, सलून्स हैं, जब आप एंटर हो तो आपको जब फर्स्ट है सर कॉफी, सर टी, मेहमान नवाजी स्टार्ट करते हैं। उनको पता है इसकी जेब पे मैंने हल्ला बोलना है, लेकिन उनका एटीट्यूड कैसा होता है, कैसे लेके चलते हैं? आखान हॉस्पिटल चले जाए, पहले कुछ भी नहीं बोलेंगे, पहले आराम से आपको 6-8 डॉक्टर है, ये क्या हुआ, ओके सर, बीपी चेक, ये चेक, आपको काम डाउन किया, फिर आप ही का काम निकाल दिया वहां पर पैसे मांग के। तो एक तरीके का, तो जितनी हम बड़ी हॉस्पिटल्स क्यों जाते हैं, सर्जन के, क्योंकि हमें पता है इस बीमारी की ज्यादा नॉलेज किसको। तो जितनी ज्यादा नॉलेज चीजें होंगी हम अपने आप को उस तरह से डेवलप कर सकेंगे और ग्रो कर सकेंगे। क्या ये बात तो समझ आती है? अगर मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया तो मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, टाइम आपका नहीं
मारूंगा ना, टाइम है ना, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। 8 मिनट आप गिनो, मैं आता हूं। ऐसा है, या तो ये बात 8 मिनट इतना टाइम नोट करना दो भैया, तो तेरे को बोरियत हो रही है क्लास में, या तो थक गई है। ये कितने हैं? अब देखो हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, 8 मिनट गुजारते हैं, अब चलेगा। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? स्टेक, अ पर्सन हु हैव अ इंटरेस्ट। स्टेक, अ पर्सन हु हैव अ इंटरेस्ट। आपके काम करने, यानी आपकी, अगर मैं आपको बताऊं, आपकी लाइफ में कौन इंटरेस्टेड है? आपकी लाइफ में कौन कौन इंटरेस्टेड है? सबसे पहले आपने किसको बोला? पेरेंट्स। फिर दोस्त यार, फिर अगर वो है तो वो, अगर वो है तो दोस्त से पहले वो, ठीक है ना, फिर दोस्त, फिर रिश्तेदार। सुनना, मजाक में हम बात करते हैं ताकि चीजों को आसानी से समझ सकें, लेकिन मजाक लेना नहीं होता है। जब मैंने आपको कहा बेटा आपकी लाइफ में कौन कौन इंटरेस्ट रखता है, तो सबसे पहले कहा पेरेंट्स, फिर आपने कहा भाई बहन, फिर आपने कहा वो, फिर आपने कहा दोस्त, फिर आपने कहा फैमिली। अब मुझे एक बात बताओ सोच के, कि आपको इन सारी कैटेगरी में जितने भी लोग आपने रखे हैं, उनमें से कौन कितना आपको इन्फ्लुएंस कर सकता? सवाल मेरा समझे? नहीं समझे तो वापस रिपीट करो, बड़े गौर से इसको हजम करो और जवाब दो। मैंने कहा कि जो आपने, पहला सवाल शुरू से स्टार्ट, मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ को अगर देखें तो आपकी लाइफ में कौन कौन आप में इंटरेस्टेड है, किसको आपकी लाइफ में कामयाब नाकामयाब होने में दिलचस्पी है, किसको आपके आगे बढ़ने या रुकने या जिंदा रहने या मरने में इंटरेस्ट है। तो आपने कैटेगरी बनाई कि पेरेंट्स है, भाई बहन है, फिर शरीक हयात है, पता नहीं कंफर्म है कि नहीं है, फिर दोस्त यार है, फिर इसके बाद क्या है? फैमिली आती है, फिर इसमें चाचा फूफा ताया नानी दादी, ये सब। इन सारी कैटेगरी में अगर मैं आपको ये पूछूं कि इनमें से किसका मशवरा, किसका कहना, किसकी हरकत सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट कर जाएगी, तो आप क्या कहोगे? पेरेंट्स। और आपकी हरकत, आपका कुछ करना, आपका किसी काम पे गलत करना, आपका ये करने पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा? तो पेरेंट्स को देखा जाए तो पेरेंट्स इस इंटरेस्टेड लोगों की कैटेगरी के अंदर हाई स्टेक होल्डर है, जिनका आपकी लाइफ और आपका उनकी लाइफ से बहुत ही ज्यादा हाईली कनेक्टेड रिलेशन है। कि आप चूचा भी करते तो उनको इम्पैक्ट आना शुरू होता है, वो थोड़ा चूचा भी करते तो आप पे इम्पैक्ट आना शुरू होता है। तो ये, इसे कहते हैं हम इंटरनल स्टेट। अभी मैं थोड़ी बात बोल रहा हूँ, तो इसको अगली क्लास में और ड्रैग करूंगा, मैं और डिटेल जाऊंगा, क्योंकि आखिरी पार्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है कि अगली क्लास में चैप्टर हमारा ज्यादा लंबी नहीं करता मैं, जो जरूरी बातें हैं वो पढ़ा के अल्लाह अल्लाह कैसे, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके साथ मर्ज करूं मार्च वालों को, आपके बैच के साथ मार्च वालों को मर्ज करूं। तो उनको मैंने अभी स्टे पे रखवा है, उनकी क्लासेस अभी नहीं हो रही, तो जब उनके साथ पहुंच जाओगे तो मैं मर्ज करवा दूंगा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि मैं आपकी स्पीड तेज कर रहा हूँ। मेरे कितने पूरे दिन के लेक्चर जितना मैंने आपको पढ़ाया, कहीं भी मैं हाई बाई शाह के गलियों में से नहीं निकल गया। रिक्शे में बिठाया आप सबको, लेकिन रिक्शा कहीं और नहीं लेके गया, बिल्कुल जहाँ जाना था वहां लेके। तो इंटरनल स्टेक, 3 तरह के स्टेक होल्डर होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और कनेक्टेड। इंटरनल
एक्सटर्नल और कनेक्टेड। यहां तक हम अपनी क्लास को रखते हैं। कनेक्टेड, कनेक्टेड, आप में से किसी का कोई सवाल हो वो पूछ ले। जो अगर इस क्लास में एब्सेंट थे बाकी क्लासेस में आपको नजर आ जाए तो उनको मेरा मैसेज दे देना, इंसान के बच्चे बनने का बोला सब, ठीक है। लड़कियों को लड़कियां बोल दें, लड़कों को लड़के बोल दें, ठीक है। और आपको मैं आज बता देता हूं कि भाई क्या सीन है, किस तरह से होगा, बुक वगैरह जो भी चीजें। ग्रुप सबने ज्वाइन कर लिया है? चले भाई।